इतनी बड़ी बात, इस चीज़ को आज तक दबाया गया, छुपाया गया और इस चर्चा ही नहीं में इतनी सरकारें आई गईं। मतलब 51 में होना था, फिर 61 में होना था, 71 में होना था, 81 में होना था, 91 में होना था, 2001 में होना था, 2011 में हुआ, 2021 में हुआ और आज तक हम लोग के पास डेटा नहीं है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं या जो भी बातें होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। अगर कोई वक्ता आता है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है और वो चैनल पे अपनी कोई निजी बातें कहता है, तो वो उसकी अपनी ज़िम्मेवारी होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जातिगत जनगणना ये बहुत ही हाइलाइटेड मुद्दा है और इससे देश की लगभग 50% से भी ज़्यादा जनता डायरेक्टली इससे प्रभावित होने वाली है। प्रभावित कहने का मतलब कि उनके बेनिफिशियल के उनके जीवन स्तर पर असर पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ेगा? जब आप इस आंकड़ों को सामने लेकर आएँगे, तो फिर ये पता चलेगा कि कौन-सी जातियाँ दबा दी गई हैं, कौन-सी जातियों को ऊपर ही नहीं उठने दिया गया है, कौन-सी जातियाँ क्या कर रही हैं। अभी तो क्या है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, तो सामने जो चढ़ावा लेने वाला व्यक्ति होता है, वो तो सारे के सारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और चढ़ावा जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, तो वहाँ तो आपको जाति पता है। फिर आप जब किसी ऑफ़िस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ़िस में जाते हैं, तो वहाँ भी चांसेस रहता है कि सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग ही मिले वहाँ पे। तो ये भारत में बाकी की जितनी जातियाँ हैं वो फिर कहाँ पे हैं? वो क्या कर रही हैं? उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? हर जगह जितने मलाई वाले पोस्ट हैं, जितने अच्छे मालदार पैसे वाले पोस्ट हैं, वहाँ पे कुछ ही ख़ास तरह के जातियों के लोग बैठे हुए हैं, तो बाकी जातियों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये मामला तभी सामने आएगा ना जब उनके जातिगत आंकड़े आएँगे। जब जातिगत आंकड़ा आएगा, तो वो संसद में जाएगा तो उस पर बहस होगी। फिर उनके जो नेता होंगे वो दिखाएँगे आंकड़े कि भई हमारी इतनी जनसंख्या है। ये सरकार से भी अपील करेंगे कि भई ये जो जातियाँ हैं इनमें से आज तक किसी की सरकारी नौकरी ही नहीं लगी। इनमें से कोई आज तक जो है किसी अच्छे पोस्ट पर ही नहीं जा सका। ये जातियाँ जो हैं सिर्फ़ ये नाली ही साफ़ कर पाती हैं। ये जातियाँ जो हैं सिर्फ़ मज़दूरी ही कर पाई हैं। इनके किसी भी व्यक्ति को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो ये सारे डाटा तभी सामने आ पाएगा ना जब गणना होगी। अच्छा, ये तो हुई बहुत सी नॉर्मल बात जो सबके मुँह से आप सुनते आए हैं कि इसीलिए जातिगत जनगणना होनी ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूँ वो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर्सपेक्टिव है। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं एजुकेशनली तौर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारत में शूद्र वर्ग वर्ग है, उसको पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, स्त्री वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि ज्योतिराव फूले जी से पहले, सावित्रीबाई फूले जी से पहले स्त्रियों की शिक्षा का और ओबीसी पिछड़े अंत्य जितने भी वर्ग हैं, अति पिछड़े आदिवासी, इन लोगों के शिक्षा का स्तर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ में लिख रखे हैं कि नहीं अधिकार है, वो तो ठीक है। हम प्रैक्टिकल आंकड़े बता रहे हैं कि ज्योतिराव फूले जी से पहले पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, आदिवासी, एससी, एसटी जितने भी लोग हैं ओबीसी, इनमें से आप डेटा निकाल लीजिए तो आपको पूरा डेटा पता चल जाएगा कि भाई हमारी क्या स्थिति थी। तो इसीलिए मैं आज आपको एजुकेशन आधारित मैं आपको डेटा दिखाऊँगा और तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना? चूँकि हमारे पिछड़ेपन का हमें आज जब भी किसी से पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो और या एथिस्ट अपने को कहता हो कि हम एथिस्ट हैं। उससे जब पूछा जाएगा कि भाई लोग धार्मिक में फँसे हुए हैं, भारत में इतना पिछड़ापन है, तो वो कहेगा ना यहाँ पे एजुकेशनली लोग एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन दीजिए एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिलेगा ना तो वो लोग उनके जीवन स्तर सुधर जाएगा। सब लोग का यही कहना है। तो भाई जब एजुकेशन आप किस आधार पर दीजिएगा, एजुकेशन तो सारे के सारे सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग ले रहे हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और ले रहे हैं तो भी उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? अब मैं आपको कुछ ऐसे डेटा दिखाऊँगा, आपकी दिमागें ना चकराने वाली हैं। मैं आपको ले चलता हूँ रिसर्च पेपर पे। नेचर का तो आपने नाम सुना होगा। उसकी शोध पर सब लोग विश्वसनीयता है, सब लोग विश्वसनीय मतलब विश्वास भी करते हैं। तो उसी रिसर्च पेपर को हम उठाते हैं और थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, नेचर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ये मैंने
रिसर्च पेपर उसके ऑफ़िशियल जो है वहीं से उठा लिया है नेचर का। और ये नेचर जो है ये इसका रिसर्च क्या कहता है कि हाउ इंडियाज़ कास्ट सिस्टम लिमिट्स डाइवर्सिटी इन साइंस इन 6 चार्ट्स। इसने 6 चार्ट दिखाए हैं और ये बता रहा है कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसने डाइवर्सिटी को कैसे लिमिट कर रखा है। डाइवर्सिटी आप समझते हैं ना? आपने आपको ये बहुत बार-बार बताया जाता होगा, सुनाया जाता होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग तो वैसे व्यक्ति हैं, हम भारतीय तो वैसे व्यक्ति हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। यानी हमारा जो पड़ोसी है वो भी हमसे कुटुंब की तरह बन के रहे, मतलब खुश होकर रहे, हम सबसे मेल-मिलाप करके रहने वाले लोग हैं। अक्सर हाँ, ये प्रचारित किया गया है। पर ख़ास बात है कि हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी है दोस्तों। ये जो प्रचार फैलाया गया है किसी भी, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ में तो हमेशा जातिवाद लिखा गया है, वर्णवाद लिखा गया है, भेदभाव लिखा गया है, ये लिखा गया है किसको शिक्षा देनी है, किसको धन रखने का अधिकार है, किसको नहीं अधिकार है। ये सब बातें लिखी गई हैं, किसको सेवा करना है, किसको जो है सेम क्राइम करने पर किसी को सिर्फ़ देश निकाला होगा और किसी की सिर्फ़ गर्दन काट दी जाएगी। किसी को एक साथ मनुस्मृति में लिखा है कि एक साथ अगर कोई कुर्सी पर बैठ जाए, शूद्र बैठ जाए, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ तो उसका छूतर कटवा लो, ये बात लिखी हुई है मनुस्मृति में। तो भाई ये सारी बातें जहाँ लिखी हुई है वहाँ हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता है। दरअसल वो जो पंचतंत्र वगैरह की जो कहानियाँ होती हैं जिनमें तरह-तरह के जीव-जंतु होते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक जंगल में तरह-तरह के जीव रहते हैं, उनकी वहाँ पे बातें कही गई। इंसान के लिए कभी ये बात ही नहीं कही गई। लेकिन हम लोगों को पूरे दुनिया में दूसरे धर्म वालों से ऐसे दिखाया जाता है कि भाई देखो हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की, अरे भैया वो जानवरों के लिए लिखी गई है पंचतंत्र में। इंसानों के लिए तो आपने क्या लिखा है हम सब देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ जाति जो है ये सबसे बड़ा एक मारक है जिसने हमारे सिस्टम को बिगाड़ रखा है दोस्त। हम जाति के आधार पर शादी करते हैं, जाति के आधार पर हम हर काम वो करते हैं जो जाति से रिलेटेड हो। आपको अपने बच्चे का या बच्ची का दूल्हा-दुल्हन देखना हो, जाति के आधार पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपको सिफ़ारिश लगानी है, आपका बच्चा जो है आपको कहीं सिफ़ारिश लगानी है, तो आप कहाँ पे लगाएँगे? पहले तो आप यही प्रयास करते हैं कि हमारा जाति भाई कौन-सा है? हमारे जात के मंत्री कौन है? हमारे जात के संतरी कौन है? यही करते हैं ना? सब लोग यही करते हैं। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई तो सब लोग अपने-अपने जाति के नेता खोजते हैं। ये प्रैक्टिकल और ग्राउंड की सच्चाई है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं पे होता है, ये भारत की हकीकत है। ये सबको मानना पड़ेगा और जो नहीं मान रहा है वो अपने को धोखा रख रहा है। यही हकीकत है दोस्त। तो जब सब काम आप जाति आधारित करते हैं, जात के आधार पर लोग अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, हर काम जाति के आधार पर होता है, तो फिर जाति की गणना कराने में क्यों दिक्कत आ रही है? क्यों आ रही है? किसको दिक्कत आ रही है? किन लोगों को दिक्कत आ रही है? और इस जाति गणना से किसको दिक्कत होने वाली है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आगे आते जाएँगे और इन सब का सिलसिलेवार ढंग से आपको उत्तर मिलते जाए। तो ये मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये नेचर पत्रिका का पहले मैं डेटा दिखाऊँगा और फिर मैं बताऊँगा कि कैसे ये जाति जनगणना जो है हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सोए हुए हैं अभी, जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको जाग जाना चाहिए। अन्यथा उनका ऐसा हालत है कि उनके नीचे से खाट जो है खींच दी जाएगी, ज़मीन सरक जाएगी और वो कहाँ गिरेंगे पता भी नहीं चलेगा भविष्य में। पिछले 75 साल में जब देश आज़ाद हुआ तो सबका प्रोग्रेस होना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ़ कुछ जातियों का। बाकी लोग कहाँ हैं? तो नेचर पत्रिका जो है ये 2022 की डेटा के अनुसार इसने अपना रिसर्च दिया है और इसने पूरे चार्ट के अनुसार ये लिखा है। और क्या लिखता है? डेटा शो हाउ प्रिविलेज्ड ग्रुप्स स्टिल डोमिनेट मेनी ऑफ द कंट्रीज एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ के जो अच्छे और जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, वहाँ पे कैसे जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है, जो सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट कहते हैं, वो लोग कैसे डोमिनेट किए हुए हैं, इन चीज़ों पर कब्जा किए हुए हैं। ये नेचर पत्रिका का रिसर्च जो है, ये अभी आया हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है। ये लेटेस्ट अभी रिसर्च पेपर है। लेटेस्ट डेटा है दोस्तों। अब ये देखिए, मैं थोड़ा-सा चार्ट दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है और कितना जल्दी जागना ज़रूरी है। अंकुर पल्लीवाल जी का ये रिसर्च है। इसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से रिसर्च पेपर को लिखा है। लिखते हैं डाइवर्सिटी एट टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस। डाइवर्सिटीज़ की बात आ रही है यहाँ पे। डाइवर्सिटीज़ तो आप समझते हैं ना? एक ही जगह पे विभिन्न-विभिन्न पंथ, समुदाय, ग्रुप, अलग-अलग जो कम्युनिटीज़ होती है, सबका एक रिप्रेजेंटेशन होना। यही होता है ना? मान लीजिए कि आपको गाँव में आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है या बेटे का शादी करना है,
बेटी का शादी करना है, कुछ भी करना है, कोई प्रोग्राम आपको अपने घर में रखना है, तो आप क्या करते हैं? आपके गाँव के जितने लोग होते हैं, हर घर से मान लेते हैं कि आप नहीं सक्षम हैं सारे पूरे गाँव वालों को खिला सकें, तो आप क्या करते हैं? कहते हैं ना कि हर घर से एक-एक व्यक्ति भाई आ जाना। कहते हैं ना, भई हर घर से एक-एक व्यक्ति आप आ जाइएगा और आप लोग सब लोग यहाँ पे समारोह में ज़रूर शरीक होइएगा, पूरे गाँव वाले मेरे घर में ज़रूर आइएगा। यही करते हैं ना? इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। जितनी भी मतलब गाँव के लोग हैं, सबका आपने एक-एक रिप्रेजेंटेशन दिया, हर घर से एक-एक आदमी का आना। हर घर डिफरेंट है सबके घर से एक-एक आदमी आ गए। किसी के घर में हो सकता है कि 4 आदमी हों, किसी के घर में 5 आदमी हों, किसी के घर में 10 आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन सबके घर से एक-एक आदमी आ गए। ये डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या है कि इसी तरह से भारत में हम सब जानते हैं कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं। उसी के आधार पर 33 हज़ार जातियाँ उपजातियाँ हैं। लगभग तो यही है डेटा। आप कभी कास्ट जो है ना कास्ट सिस्टम पे कभी भर लीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। अब तो ऑनलाइन भी भरा जा रहा है। कभी जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। लाइन से इतने सारे डेटा आएँगे जातियों के, देख के दिमाग आपका चकरा जाएगा। कभी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि यार इस जाति का हूँ कि उस जाति का हूँ। एक ही जैसे इतने सारे जाति और उपजाति के नाम आने शुरू हो जाएँगे। आप जो है मैट्रिमोनियल साइट उठा के देख लीजिए। ये जितने भी जो समाचार पत्र छप रहे हैं, उनमें उठा के देखिए। अच्छे खासे जो सबसे ज़्यादा धनी लोग, पढ़े-लिखे लोग, वो वहाँ पे स्पेशली लिखे होंगे कि हमको इस जाति का, इस गोत्र का या ये चीज़ जो है, ये हमको चाहिए। स्पेशल उसमें जात लिखा ही होगा। ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो भाई यहाँ पे आप देखें कि जब आपने अपने गाँव में किसी को इन्विटेशन दिया तो सबके घर से एक-एक को बुलाया। तो भाई जब देश के रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है तो हर घर से एक प्रतिनिधि वहाँ पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए? बताइए हमें। चाहिए ना? देश को रिप्रेजेंट वहाँ के लोग करते हैं। जब आपने जातियाँ बना दी, आपने कम्युनिटी बना दी, आपने जो है यहाँ पे लोगों को बाँट दिया कि तुम इस जाति के हो, तुम इस पंथ के हो, तुम इस संप्रदाय के हो, तो जब देश सँभालने की बात आएगी तो हर कम्युनिटी से, हर जाति से, हर उपजाति से एक-एक बंदे को लाओगे ना। भले ही आपके घर में 10 हों, किसी के घर में 5 ही क्यों ना हो, किसी के घर में 4 लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो दोगे ना, क्योंकि आपने तो उसको ग्रुप में बाँट रखा है कि तुम इस जाति के हो, तुम उसको हो, तुम उसको हो, कर रखा है। लेकिन देना तो पड़ेगा, एक-एक रिप्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जिनका बोलबाला है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, वो लोग यहाँ पे घपला मार जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि अच्छा ये सब जितने लोग हैं ना सब एक ही हैं। मतलब 10, 20, 50, 100 जो ग्रुप्स हैं, उनको बोल देंगे ये सब एक ही हैं और गणना ही नहीं कराएँगे। भई गणना होगा तब तो पता चलेगा ना कि वो जाति है, वो उपजाति है, वो जो है उनके घर की स्थिति क्या है, सबके घर से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये तो तभी पता चलेगा ना। तो वो हमारे पास डेटा ही कभी नहीं आ पाया है और जब डेटा आएगा, अब मान लीजिए कि आपके गाँव में 100 लोग हैं, 100 घर से एक-एक आदमी को बुलाना है, तो आप अब ये कहिए कि नहीं हमको डेटा ही नहीं मालूम है कि हमारे गाँव में 100 आदमी हैं, 100 घर हैं। हमको तो भई पता है कि कहीं 20-30 घर हैं, हम उन्हीं को बुलाते हैं भई। हमको पता ही नहीं है कि 100 घर है। आप गणना ही मत कराइए। तो ये कह के हम सभी को आज तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है दोस्तों। आपको गणना आपको एग्ज़ैक्ट डेटा आपके पास होनी चाहिए। आप मान लीजिए आप बीमार हैं, अपना देश बीमार ही है ना? किसी देश में 5% 10% का विकास होना देश का तो विकास नहीं है। सिर्फ़ 5% ऐसा तो फिर अंग्रेज़ और मुगलों का काल हो गया। मुगल की भी संख्या कम थी पूरे देश पे शासन था। ऐसे ही अंग्रेज़ आए थे उनकी भी संख्या कम थी पूरे देश पे शासन था। तो सिर्फ़ 5% 2% 10% का शासन होना, उन्हीं के हाथ में सारा चीज़ होना, ये तो देश का विकास नहीं है, ये तो गुलामी का विकास है। ये तो फिर हम गुलाम हो गए। हम तभी स्वाधीन हैं जब हम सबका रिप्रेजेंटेशन हो। तो काश आज तक मैं जब इस मुद्दे को देखा, इस गहराई को समझा, तब मुझे समझ में आया कि आज तक सब सो रहे थे क्या? आज तक गणना ही नहीं हुई। 1931 मतलब अंग्रेज आया इस देश में, उसने 1881 में जनगणना कराई, जातियों का पता चला, 1931 तक हुआ, 1941 में चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो नहीं गणना हो पाई थी और उसके बाद से आज तक नहीं हुई, उसके बाद से देश ही आज़ाद हुआ। उसके बाद से सीधे 51 आ गया था। हर 10 साल पे गणना होती है। आज तक सब के सब सो रहे थे। अंग्रेज आके जातिगत गणना करवा गया देश आज़ाद होने के बाद से हम आज तक नहीं जनगणना करवाएँ।
मतलब क्यों नहीं करवाएँ? हम लोगों के मन में कौन-सा ऐसा डर बैठा हुआ है जिसके कारण हमने नहीं करवाया? क्या आपको ये लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति जो है, वो डॉक्टर से अपनी सारी बीमारी बता देगा या डॉक्टर जो है उसका पूरा बॉडी चेकअप कर देगा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है? एक व्यक्ति जो है, जो कह रहा है कि भैया हमारा पेट दर्द कर रहा है, कहीं टाँग दर्द कर रहा है, कहीं सर दर्द कर रहा है, कहीं हाथ दर्द कर रहा है, उसको हज़ार तरह की बीमारी है। तो वो डॉक्टर जो है, उसका पूरा शरीर का बॉडी का स्कैन करके सारा डेटा निकाल लेगा, तब उसका इलाज करेगा, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर वो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम ही ना बताए। कहे कि नहीं, नहीं हम तो भाई स्कैन नहीं कराएँगे डेटा जी, हम तो पूरे शरीर का नहीं स्कैन कराएँगे, बस ऐसे ही दवा देना है, कुछ दे दो, हाथ-वाथ कुछ दर्द कर रहा है, ऐसे ही कुछ दे दो, हम तो शरीर का ना स्कैन कराने रहे जी। तो भैया अगर आपको स्वस्थ होना है, तो पूरा आपका डेटा तो होना चाहिए ना, ए टू जेड डेटा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि आज तक हमारे जितने लोग हुए हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, उन्होंने इन मुद्दों में सिर्फ़ गिने-चुने कुछ लोगों ने उठाया, आज तक सब शांत हैं। भैया आपके पास डेटा नहीं है। रोड पे जितने रिक्शा चला रहे हैं, रोड पे जितने लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कोई नाली साफ कर रहा है, ये कौन से जाति के आपके पास डेटा ही नहीं है। और ये जितने ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, एसी वाले ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, ये किस जाति के लोग हैं, आपके पास डेटा ही नहीं है। ये किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम सभी को? तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें ये नेचर पत्रिका जो है, जो रिसर्च पेपर है, ये आपको ये डेटा दिखाता है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ साफ-साफ यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आदिवासी का डेटा दिखाया गया है और ये बीच में जो लाइन है ब्लैक वाली जहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट कोटा। इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोटा यानी कि जो आदिवासी वर्ग जिसको कहा गया है बस जो रिसर्च हुआ है इसमें इन्होंने एक छोटी-सी मिस्टेक कर दी है। आदिवासी की जगह इनको लिखना चाहिए था एसटी, दलित की जगह एससी क्योंकि दलित में सब लोग इंक्लूड हो जाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है दलित। तो ये थोड़ा-सा रिसर्च पेपर में ये माइनर सी गलती हुई है और बाकी मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। जहाँ-जहाँ दलित दिखे वहाँ एससी समझिएगा। हालाँकि दलित में एससी, एसटी, ओबीसी सब आ जाते हैं, तो ये इनकी गलती है, मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आदिवासी जो दिखा रहे हैं, तो ये है कोटा और ये क्या लिखता है अंडर ग्रेड। मतलब ये जो आपको रेड वाली जो दिख रहा है ये वाला, ये जो कोटा है मतलब कि आपको जितना कोटा मिलना चाहिए उतना भी आज तक आपको नहीं मिला है। जो आदिवासी वर्ग है, एसटी वर्ग जो हैं इनको अंडर ग्रेड इंस्टीट्यूशंस में भी और ये पीएचडी स्टूडेंट का डेटा है ये। तो जितने भी आदिवासी एसटी ग्रुप के जो पीएचडी स्टूडेंट हैं ये अभी आज तक कभी ये कोटा फिलअप ही नहीं हुआ है। देखिए कितना बड़ा गैप है ये। आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये टॉप रैंक्ड आईआईटीज़ में ये वाला लाइन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है, ये एसोसिएट का है, अब प्रोफ़ेसर का तो है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रोफ़ेसर का इसमें है ही नहीं आदिवासी में। इसी तरह से जो एससी वर्ग है इसमें भी आप डेटा देख लीजिए, तो यहाँ पे 15% ये 15% का यहाँ पे लाइन है, इतना फुलफ़िल होना चाहिए। तो अंडर ग्रेड जो नॉर्मल होते हैं, जो ऑर्डिनरी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनमें भी ये 15% नहीं है। पीएचडी की जहाँ तक बात है, पीएचडी स्टूडेंट की, तो आप देख सकते हैं 9% 10% मुश्किल से 10% है, जबकि 15% होना चाहिए था कोटे के अनुसार। यानी कि कोटा भी नहीं फुलफिल किया गया है दोस्तों। मतलब एक तो कोटा से अधिक होना चाहिए इनकी संख्या, जो लोग ये रोना रोते हैं कि भई हमारे लिए 49.5 है, 49 पॉइंट, इनका संख्या जो है कोटे से अधिक होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए कोटा तक भी नहीं दिया गया है। कोटे से भी वंचित रखा गया है। इन सीटों को कौन कब्जा किया है या खाली छोड़ा गया है, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं घुसने दिया जाता है। अब ये देखिए एसटी में ये देख लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थिति 3% से भी कम है दोस्तों। ये देख लीजिए 3% से भी कम, 15% होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है भरी ही नहीं जा रही है। आप सोचिए कैसे आपका प्रोग्रेस होगा। यहाँ पे जो सीट जो आनी चाहिए, जो कम से कम आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिप्रेजेंटेशन है, वो तक नहीं भरी जा रही है। अच्छा ये इसी तरह से आप ये देखिए एसोसिएट प्रोफेसर, ये भी 2% और ये प्रोफेसर देख लीजिए, तो इसी में प्रोफेसर 1% से भी कम, ये देख लीजिए पॉइंट में है ये, इतना कम मतलब 15% प्रोफेसर होने चाहिए और 1% से भी कम, ये डेटा है। और आप देख लीजिए, इसमें तो डेटा ही डेटा है। इन्होंने तो 6 डेटा दिखाया है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ़ आधा डेटा दिखाया, ये देखिए। अब ये वाला ये जो बड़ा डेटा है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक साथ करके यहाँ दिखाया गया है।
इसमें आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे कि जो नीचे वाला जो डेटा है, ये है जनरल का डेटा। नीचे वाला जो है, ये जनरल का डेटा है। अब इस जनरल का जो डेटा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 100% जो प्रोफ़ेसर का जो ये कोटा है, सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, वो 100 जो है 100 जो होता है, उसके लगभग पहुँच गया है। 95 98 95 भी नहीं, ये तो 98-99 लग रहा है। इतना परसेंट जो है प्रोफ़ेसर जनरल वर्क से भरे पड़े हैं इंस्टीट्यूशन में। यानी कि जो जो अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ओबीसी का 27%, वो हालाँकि होना चाहिए 52% या उससे भी अधिक होनी चाहिए। लेकिन वो जो दिया गया है 27% वो भी नहीं फिल अप हुआ है, और जो एससी-एसटी का जो 22% होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वो भी नहीं दिया गया है। इन पूरे सीट्स पर जनरल वर्ग ने कब्ज़ा कर रखा है दोस्तों। अब ये बताइए हमें, ये तो आपने देख लिया जनरल वर्ग के ये प्रोफ़ेसर का कोटा, प्रोफ़ेसर के बाद से एसोसिएट का भी देखिए जस्ट इससे ऊपर लाइन, ये भी आपको 93% से ज़्यादा है। यानी कि ये ओबीसी, एससी-एसटी की जो सीटें हैं उसको भी कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि भई ये तो कोटा मिल रहा है, कोटा मिल रहा है। एससी-एसटी वालों को तो कोटा मिलता है, ओबीसी वालों को कोटा मिलता है। अरे कहाँ कोटा मिलता है? ये वो पोस्ट होते हैं जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, जो डायरेक्टर बनते हैं, ये वो होते हैं जो एक सबसे बड़ा मेजर रोल निभाते हैं किसी भी बड़े डिसीजन को लेने के इंस्टीट्यूट्स में, और वहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी का प्रेजेंस जो है नदारद है। कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नदारद है। अच्छा, इसके बाद से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी देख लीजिए। ये देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी 90% से ज़्यादा, 91-92% इनका भी कब्ज़ा है यहाँ तक। यानी पूरा का पूरा जो कब्ज़ा है ये जनरल वर्ग का कब्ज़ा है। और पीएचडी स्टूडेंट का आप देखिए, ये 60 और 70 के बीच में 65% जो पीएचडी स्टूडेंट हैं वो जनरल वर्ग से हैं। 65 से ज़्यादा, यानी कि 35% में ओबीसी, एससी, एसटी है, जबकि इनकी संख्या जो है 85% से ज़्यादा है। यानी कि इन्हें पीएचडी भी नहीं करने दिया जा रहा है। पीएचडी की भी इनकी जितनी भी जो, चूँकि पीएचडी में हम सब जानते हैं कि 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50-75 हज़ार तक भी, और जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो एमबीबीएस के बाद से एमडी वगैरह करते हैं, उनको तो 95,500 तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जितने भी पैसे जो दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा जो है जनरल वर्ग उठा रहा है, और एससी, एसटी, ओबीसी को वो भी फ़ायदे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, उनका हक तक नहीं दिया जा रहा है। ये आंकड़े हैं, डेटा देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, ये जो है इसके बाद से आप यहाँ पे आप आ जाइए कि जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ भी आप देखिए 40 और 50 के बीच में है ये जनरल वर्ग का। यानी कि जितने भी टॉप की जगह है वहाँ पे इन्हीं लोगों का कब्ज़ा है। जो ऑर्डिनरी है वहाँ भी ये 45% से ज़्यादा है, और ओबीसी से तब भी ये ज़्यादा है, ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस में। और इन सब से एससी और एसटी से तो बहुत ज़्यादा है। ये तो हुआ एक डेटा। अब क्या है ना कि यहाँ पे 2 बातें हैं दोस्तों। इन डेटाज़ को देख के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ये कहना है, जब आप ये क्लेम करते हैं कि भई आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी को जगह नहीं देते, तो वहाँ के प्रोफेसर्स का क्या कहना होता है, या वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना होता है कि भई वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पा रही है, हमारे इंस्टीट्यूशंस का ना नाम जो है डैमेज हो जाएगा, हमें तो बड़े अच्छे स्टूडेंट चाहिए, जनरल वर्ग से अच्छे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, इसीलिए हम उनको लेते हैं, और एससी, एसटी के अच्छे कैंडिडेट ओबीसी के नहीं मिलते, इसलिए हम नहीं लेते हैं। ये इनका कहना होता है। तो ये तो एक बात, हमेशा आरोप लगाते भी हैं, सब लोग लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड भी कर लिया, हमारी स्कॉलरशिप रोक दी गई, हमको बाहर कर दिया गया। अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे स्टूडेंट के नाम है, रोहित वेमुला का नाम है, पायल तडवी का नाम है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है जो सुसाइड भी कर लिए, मर गए। किसी ने ये लिख के गया कि हमको परेशान किया गया बार-बार और हम सुसाइड कर लिए। ये भी आपने देखा। लेकिन इन सारे डेटाज़ और आँकड़ों के बावजूद मेरा ये पर्सपेक्टिव भी नहीं है कि मैं ये दलील दूँ। मेरा यहाँ पे ये कहना है, मैं यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि चलिए ये सारे, ये शिक्षा का जो केंद्र होता है, वहाँ के जो प्रोफ़ेसर कह रहे हैं, हम मान लेते हैं भई कि आप गुरु द्रोणाचार्य नहीं हैं। आप बिल्कुल फेयर हैं, बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, हमें क्वालिटीज़ एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं मिल रही है। हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो जिन फैमिलीज़ से आ रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी, उनको उतना क्वालिटी मिल क्यों नहीं रहा है? वो आप तक पहुँचे तब तक उनको क्वालिटी मिल क्यों नहीं रहा है? उस पर कौन बात करेगा? यहाँ तो आपने कह दिया कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, तो हम नहीं लिए। हमने मान ली आपकी बात। लेकिन यहाँ पे क्या सवाल है कि उनको वो क्वालिटी मिल क्यों नहीं रहा है? क्या उनके घर वालों में कोई दिक्कत है? उन परिवारों में कोई दिक्कत है कि वो अपने बच्चे को शुरू से ही उतना तेज़ नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनमें कोई कमी है, या उधर भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या हर जगह उन
उनको ये कह के निकाला जा रहा है, दबाया जा रहा है कि तुम्हें क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अगर सब जगह ये आ रहा है तो फाइनली ये जो लकीर है ना, प्रोफ़ेसर से नीचे एसोसिएट, एसोसिएट से नीचे असिस्टेंट, उससे नीचे पीएचडी, उससे नीचे मास्टर्स, मास्टर से नीचे बीटेक, ग्रेजुएशन, ये धीरे-धीरे आके फाइनली फैमिली पर आती है। कि भाई फैमिली से ही बच्चे को सही से नहीं दिया जा रहा है एजुकेशन, या फैमिली जो है कमज़ोर है, सक्षम नहीं है उतना अच्छा एजुकेशन दिलाने में। तो भाई यहाँ पे अब बात आ गई ना कि फैमिली जो है वो कमज़ोर है और जो जनरल वर्ग की फैमिली है वो स्ट्रॉन्ग है। अल्टीमेटली इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं मैसेज दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जितने एक्सक्यूज़ेज़ हैं उनको हटा दीजिए। यहाँ पे फाइनली इस पॉइंट पे आप जाँच कीजिए कि ये लोग जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमको क्वालिटी नहीं मिल रही है एससी, एसटी, ओबीसी से, तो ये पूरा का पूरा आ गया कि इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो कहीं न कहीं वीक हैं उन जनरल वालों के फैमिलीज़ से। वो चूँकि फैमिली वाइज़ ही स्ट्रॉन्ग हैं और इसीलिए वो अपने बच्चे को लगातार महँगा एजुकेशन देते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि भई क्या एजुकेशन सिस्टम हमने इतना महँगा कर दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं, वो अच्छे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, महँगा होने के कारण? और एक दूसरा पर्सपेक्टिव कि क्या इनके सामाजिक और जो आर्थिक जो ढाँचे हैं, शैक्षणिक ढाँचे हैं, जो कि मनुस्मृति और तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, जिनके आधार पर नहीं पढ़ने दिया गया, तो जब उनको पहले भी नहीं पढ़ने दिया गया, तो अब आप एक्स्ट्रा इनके लिए क्या कर रहे हैं, इन फैमिलीज़ के लिए? ताकि ये वहाँ पे पढ़ सकें और वहाँ पे आपके पास पहुँच सकें। ताकि आप इनको सेलेक्ट कर सकें। आप इनके लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? आप इनकी जाँच ही क्यों नहीं करवा रहे हैं? यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि आपको कास्ट जो सेंसस है वो करवाना ही होगा। अगर आपके पास ये डेटा ही नहीं है कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, उनकी आर्थिक हालत क्या है, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स कभी किसी रिप्रेजेंटेशन में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उन घरों की हालत क्या है, कितनी इनकम है, जब आप ये जाँचें ही नहीं कराओगे, सरकार उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करेगी ही नहीं, तो उनके बच्चे कैसे यहाँ पे पहुँचेंगे जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं? और आप ऊपर जाके कह दे रहे हो कि हमारे पास क्वालिटी नहीं पहुँच रही है, तो नीचे क्वालिटी दो ना। उस बेस पे जिस जड़ को आप ज़िम्मेदार ठहरा रहे हो, वहाँ पे आप किस आधार पर उनको उनकी चीज़ों को सही करोगे? कौन करेगा फिर ये? ऊपर तो आप बैठ गए बोल रहे कि हमें क्वालिटी नहीं मिल रही, तो नीचे जहाँ से क्वालिटी नहीं मिल रही उसके सींचेगा कौन? उस लेवल को उठाएगा कौन? और उठाने के लिए फिर आपके पास डेटा होना चाहिए। आप कोई भी जब फंड लाते हो, कोई भी पैकेज जारी करते हो, तो आप कहते हो ना कि भई ये एससी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ये उनके उत्थान के लिए है। तो ये डेटा आएगा कहाँ से इन फैमिलीज़ का? ये तभी पॉसिबल है जब कास्ट सेंसस हो, जातीय जनगणना हो, पता तो चले कौन-कौन से लोग किस-किस आधार पर कैसे-कैसे पीछे हैं। और वही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग हैं कि कास्ट ये जो कास्ट सिस्टम है या कास्ट सेंसस है, इस पर जब बातें करनी हो, तो ये क्या कर रहे हैं, उन्हीं फैमिलियों से बैठा ले रहे हैं, जो फैमिली ऑलरेडी प्रिविलेज वर्ग के लोग हैं, जो ऑलरेडी अच्छे घरों के हैं, जिनके बच्चे अच्छी-अच्छी जगहों पे बैठ रहे हैं, उन्हीं घरों से बैठा ले रहा है। उसी में से 1-2 को विपक्ष बना दिया जाता है, उसी में से एक को पक्षधर बना दिया जाता है और वो आपस में ही बात करके मोटी-मोटी बात करके निकल जाते हैं। कोई भी बंदा उस रूट लेवल पे चर्चा ही नहीं हो रही। या जो लोग चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को कभी डिबेट में ही नहीं बुलाया जाता कि वो आकर उस पर अच्छे से बात कर सकें, अपनी पॉइंट्स को रख सकें। चर्चा ही नहीं हो रही है। इतनी बड़ी बात, इस चीज़ को आज तक दबाया गया, छुपाया गया और इस चर्चा ही नहीं हुई। इतनी सरकारें आई गईं, मतलब 51 में होना था, फिर 61 में होना था, 71 में होना था, 81 में होना था, 91 में होना था, 2001 में होना था, 2011 में हुआ, 2021 में हुआ और आज तक हम लोग के पास डेटा नहीं है और सिर्फ़ कहने के लिए ये है कि भई हमारे पास क्वालिटी स्टूडेंट नहीं आ रहे। देश की 85% लोगों में से आपको क्वालिटी स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। आपका देश बीमार है, देश का 85% आप कह रहे हो कि हमारा बीमार है क्योंकि ये 85% से लोग को आपको क्वालिटी स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं और आपके पास कोई डेटा नहीं है कि इनकी क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है, उनको कैसे सुधारा जाए? रूट लेवल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? ये कैसा देश है यार? और कैसे लोग हैं? मूक बने हुए हैं। आवाज़ तक नहीं निकल रही है कि भैया जनसंख्या ये जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। क्यों नहीं हमें क्वालिटी स्टूडेंट मिल रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया हम ये बात मान लेते हैं कि आप ठीक बोल रहे हो कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी से आपको क्वालिटी नहीं मिल रही है। हम मान लेते हैं। तो भैया उस रूट लेवल को आप सही करो ना। कैसे करोगे? आज तक तो 75 साल में नहीं किए, तभी तो आपको ये डेटा है दोस्तों। ये डेटा आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपके सबके स्क्रीन पे है। अच्छा ये यहाँ पे ब्लैक स्मग्स जो है इनका लिखना है, सर आई एम ईबीसी फ्रॉम बिहार, एक्स आर्मी and you have inspired me to pursue law and work for our people. Just wanted to thank you. Keep it up and
कीप सेफ प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया आपका ब्लैक स्मग जी, बहुत शुक्रिया। और तो ये डेटा जो है, डेटा बोलता है दोस्त, डेटा जो है वो बोलता है और डेटा हमेशा ही सच बोलने का प्रयास करता है, डेटा को आप छुपा नहीं सकते। तो एक ये तरीका है कि डेटा ही ना सामने आए, डेटा जो है ना वही सामने ना आए। तो जब डेटा सामने नहीं आएगा तो होगा क्या कि आपस में ही बैठ के पक्ष भी बन जाओ, विपक्ष भी बन जाओ और जो एक्चुअल लोग हैं, जो उसके भुक्तभोगी लोग हैं, उनकी बात ही ना करो, उनकी बात ही ना हो। खुद से ही कह दो कि हाँ जी, ऐसा है, वैसा है, इस तरह से है, उस तरह से है, करके उस चीज़ को खत्म कर दो। पर डेटा जब सामने आएगा तो वो पूरी दुनिया के सामने जाता है। फिर वो माइक्रो लेवल पे अब आपकी हड्डी टूटी हुई है शरीर की और वो कह रहा है कि हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दूर कर लिया गया है, दूर कर गया है। तो भैया दूर कर लिया गया है लेकिन वो तो दर्द बता रहा है शरीर। शरीर तो बोल रहा है कि शरीर तो भैया दर्द कर रहा है, तो एक्स-रे कराना पड़ेगा ना। एक्स-रे कराओगे तब ना रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आएगी तो दिखाएगा ना कहाँ पे ब्रेक हुआ था, वो सही हुआ है कि अभी जुड़ रहा है कि क्या स्थिति है, वो तो तब बताएगा ना। तो यहाँ पे एक्स-रे की ही बात नहीं आ रही है, यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड जो पूरा उसकी जाँच होनी चाहिए, उस एक-एक जो प्रॉब्लम है उसकी जाँच होनी चाहिए, उसी की बात नहीं चल रही है। और ऊपर ही ऊपर नहीं-नहीं इसकी क्या ज़रूरत है? भई इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया आपने कास्ट सेंसस? क्या सोच थी? सोच क्या थी? आप जो है मरीज का पूरा डेटा क्या-क्या बीमारी है सारा डेटा आप निकाल लोगे और डेटा सार्वजनिक हो जाएगी कि ये बीमारी है, तो उससे बीमारी बढ़ जाएगी। ऐसा सुना है आपने? उससे बीमारी बढ़ जाएगी। भई आप जो है शराब की बोतलें बिक रही हैं, गुटखा बिक रहा है और क्या उस पर छाप दिया जाता है कि भई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है गुटखा पर। एक फ़ोटो भी दिखा दिया जाता है कि भैया इसे पियो ना तो कैंसर-वैंसर हो सकता है, जानलेवा। सिगरेट भी बिक रहा है, ये सब लिख-लिख के। वो सब तो आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे डेटा की बात आ रही है कि भैया जो लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनको आप कह रहे हो कि भई हमारे पास तो क्वालिटी ही नहीं पहुँचती इसीलिए हम एजुकेशन सेंटर में ऐसे बच्चों को नहीं लेते। तो भैया जब जब आप कह रहे हो कि क्वालिटी नहीं है, तो उनके परिवारों में क्वालिटी दोगे कहाँ से? आपके लोग तो हज़ार साल से अच्छे एजुकेशन लिए, अच्छे मलाई वाला खाते रहे, पीते रहे, अच्छा सब चीज़ है, ज़मीन-जायदाद से लेकर धन, आर्थिक हर चीज़ में अच्छे हैं, तब तो आपको क्वालिटी मिल गया। और जिनका आपने कुछ दिया ही नहीं, उनको आप उनसे क्वालिटी की उम्मीद कैसे रहे हो? उसके लिए कर आप क्या कर रहे हो? उसके लिए कि उनकी क्वालिटी बढ़े, उसको आप कैसे क्वालिटी बढ़ाओगे भाई साहब? क्या यही सिस्टम चलते रहेगा? देश के 75 साल हो गए और यहाँ पे आप ये आंकड़े देखिए पूरा का पूरा जनरल वर्ग जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे ये डेटा उनके जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार यहाँ होना चाहिए और ये जो 3 ऊपर के डेटा हैं, ये इधर भागने चाहिए थे। इनका 85% पे प्रेज़ेंटेशन वो नहीं हो रहा है और उन पर काम भी नहीं हो रहा है। ये लोग ही बैठ के आपस में डिसाइड कर लेते हैं, सब चीज़ तो हो रहा है भाई। अब तो ग्लोबलाइज़ेशन की बात हो रही है, ग्लोबल पे हम जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि मैं कुछ और डेटाज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। डेटा अगर आप नहीं देखेंगे तो वो पता नहीं चल पाएगा। ये कुछ और डेटाज़ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से आपका आता है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन इंडिया। ये डेटा ज़रा आप देख लीजिए। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ये डेटा है। अब इस डेटा को आप यहाँ पे देखेंगे, ये 15% का जो खाका खींचा गया है, 15% का, तो ये दलित लिखा गया है यानी एससी समाज की बात हो रही है। मैंने पहले भी आपको जताया था कि जहाँ दलित लिखा हुआ है, इन्होंने गलती थोड़ी-सी कर दी है, यहाँ एससी लिखना चाहिए था। दलित में सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन ये गलती से एससी को दलित लिख दिए हैं। तो ये डेटा जो है, ये 15%। तो ये कौन से स्टूडेंट हैं रेड वाले? जो 15 से ऊपर दिखाए जा रहे हैं, ये आर्ट्स के दिखाए जा रहे हैं। जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं, हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी भारत में किसी भी माता-पिता से आप कहोगे कि आप अपने बच्चे को कौन-सा स्ट्रीम पढ़ाना चाहते हो? तो वो कहेगा कि हम भई इंजीनियरिंग या मेडिकल या साइंस, टेक्नोलॉजी यही सब बातें चलती हैं। आर्ट्स की बात कोई भी भारत का एक भी सिंगल मुझे नहीं लगता कि कोई माता-पिता कहता है कि हम अपने बच्चे को स्पेशली बचपन में जब जन्म लिया हो और तब वो कहता हो कि हम उसको ना आर्ट्स पढ़ाएँगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारत में इतिहास पढ़ना ही पाप बना दिया गया है। इतिहास तो जान लेगा तो वो हो जाएगा। तो जितने भी आप देखें, जितने चूँकि जॉब, नौकरियाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलनी है इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी से, तो सब इधर को भागते हैं। अब यहाँ पे आप ये आंकड़े जब देखेंगे तो इन आंकड़ों में आपको क्या दिख रहा है कि जो एससी वर्ग है, ये 15% का जो खाका है, ये इंजीनियरिंग में नहीं पहुँच रहा है। ना ही मतलब ये कह तो रहे हैं कि ये लोग रिज़र्वेशन रिज़र्वेशन लेते हैं, तो भैया रिज़र्वेशन लेते हैं तो 15% मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रहा है ये 15%?
ये देख लीजिए 11-12% पे सिमटे हुए हैं। इसी तरह से मेडिसिन में ये तो 10% से भी कम 8-9% पहुँच रहे हैं। 15% सरकारी आंकड़े डेटा के अनुसार 15% होने चाहिए पर नहीं पहुँच रहे हैं। इसी तरह से ये आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस की जो बात आ रही है ये भी 13-14% तक ही पहुँच रहा, वो कोटा भी नहीं फुलफिल हो रहा है। जितना हक है रिप्रेजेंटेशन का वो भी नहीं दिया जा रहा है। कहाँ तो ये होना चाहिए कि जितना आपका जनसंख्या प्रतिशत है उससे आपका रिप्रेजेंटेशन अधिक हो। लेकिन वो जितना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल उतना भी नहीं मिल रहा। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी वाला जो फ़ील्ड है ये 10% के इर्द-गिर्द में यहाँ सिमटे हुए हैं। ये भी 15% तक इनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये आंकड़े थे एससी वर्ग के, एसटी का तो आप ऊपर वाला आंकड़ा है ये देख लीजिए। इनका जो बैरियर है इससे तो पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मेडिसिन में तो ये कहीं है ही नहीं। कम से कम 7.5% जो डेटा है यहाँ तक पहुँचने चाहिए, लेकिन इन फ़ील्ड में आप देख लीजिए कि ये बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं या पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। तो जब नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनके फैमिली बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? भई एक जनरल का बच्चा जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा रहा है, उसके पास सारे साधन है, संसाधन है, तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी के माँ-बाप के बच्चों को उनको अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएँ-लिखाएँ अच्छे स्कूल में? उनकी स्थिति कौन सुधारेगा? हम देश आज़ाद हुए थे, किस लिए आज़ाद हुए थे? इसीलिए आज़ाद हुए थे ना कि ये हमारा देश है, यहाँ के लोग जो हैं सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, अंग्रेज़ तो अकेले-अकेले मज़ा लूट रहा है। हम इसीलिए आज़ाद हुए थे ना। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी जिनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र, अंत्यज बनाया गया और वो भी धर्म के आधार पर बनाया गया, हम पर थोपा गया कि ईश्वर कह रहा है इसकी तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है। तो भैया जब देश आज़ाद हुआ तो इनके फैमिली को उस लेवल तक लाने के लिए कि उनकी भी सोच उच्च हो सके, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, अच्छी-अच्छी चीज़ें दे सकें, उनके फैमिली पर काम कौन करेगा? जब वो बच्चा पढ़ के जा रहा है आईआईटी में, इंजीनियरिंग में, हायर एजुकेशन में तो वहाँ तक कह दिया जा रहा है कि भाई क्वालिटी नहीं है, हम नहीं लेंगे, क्वालिटी नहीं है। तो भैया जहाँ क्वालिटी देने की बात है, जो रूट है, उस पर काम कौन करेगा, कब करेगा? उसके लिए डेटा होना ज़रूरी है ना, उसके लिए डेटा होना ज़रूरी है कि नहीं है? तो जब आप कास्ट सेंसेशन ही नहीं कराएँगे, पता ही नहीं चल पाएगा, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? और यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि देश के आज़ादी के बाद से एससी, एसटी, ओबीसी जो है, वो सिर्फ़ गिने-चुने ही कहीं दिख पा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ओबीसी तो मंडल कमीशन नहीं आता तो अभी भी और बुरा हाल। एससी, एसटी से भी बुरा हाल था ओबीसी का, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन में। वो तो मंडल कमीशन आ गया, तो मंडल कमीशन आने के बाद से ज़बरदस्ती इतनी लड़ाइयाँ हुई और किसने विरोध किया था मंडल कमीशन का? आप सबको याद होगा। ईडब्ल्यूएस का आया, तो कितने ओबीसी ने विरोध किया? ईडब्ल्यूएस का कितने एससी, एसटी ने विरोध किया? ईडब्ल्यूएस का। लेकिन जब ओबीसी का आना था और जब तक और एससी, एसटी को आज भी ये लोग गाली देते हैं कि ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वाले को क्यों नहीं बोला रिजर्वेशन ले रहे हैं? तो इनको रिजर्वेशन से नहीं प्रॉब्लम है। इनको अपने बच्चे से हमें प्रिविलेज मिल रहा है, उनसे इनको प्रॉब्लम नहीं। इनको प्रॉब्लम यही है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो हैं, उनका जीवन स्तर ना सुधर जाए, वो भी इस देश का जो एक मिनिमम एक जो नागरिक होता है, हम वो उनको मिल सके, इससे इनको दिक्कत है दोस्तों। ज़रा बताइए, हम ग्लोबल इंडेक्स में इतना पीछे क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, क्योंकि हर मानक पे हम नहीं खरे उतरते हैं। क्यों नहीं खरे उतरते हैं? 5-10% का प्रोग्रेस देश का प्रोग्रेस हो जाएगा? नहीं होगा ना, इसीलिए हम पीछे हैं। इसीलिए हम पीछे हैं क्योंकि यहाँ की देश की बहुसंख्यक जनता को इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग जो कब्ज़ा जमाए बैठे हैं उनके द्वारा। पूरी तरह से कब्ज़ा किया जा रहा है और पूरा अपना उनका जो दिमाग है इस बात में लगा दिया गया है, उसको जस्टिफ़ाई करने में नहीं, सब चीज़ सही चल रहा है जी। सब चीज़ सही चल रहा है, ये दिखाने दिखाने के चक्कर में इन्होंने आज तक कास्ट सेंसेशन नहीं किया, कास्ट सेंसस नहीं किया, जातिगत जनगणना नहीं कराई कि पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा इन जातियों की हालत कितनी खराब है। इन जातियों में से आज तक किसी को नौकरी ही नहीं मिली, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला। ये जाति के लोग आज तक अफ़सर ही नहीं बने। ये सबको पता चल जाएगा। इसलिए आज तक सब चुप हैं और वो तो बिल्कुल ही इस मामले को गायब किए हुए हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है जाति गणना करवाने से क्या जो जातियों में जो प्रॉब्लम है, जिस तरह से वो आर्थिक कहा जा रहा है, ये कहा जाता पूरी दुनिया के द्वारा क्या कहा गया कि सबको पैसा दे दो, सबकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी ना, तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये वो लोग कहते आ रहे हैं जिनके घर भरे हुए हैं। जो जाति के आधार पर आज तक डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं, उनका
ये मानना है कि भाई सबका जीवन स्तर सुधर जाएगा। अबे कैसे सुधर जाएगा? पैसा आएगा कहाँ से? जब उस जाति के लोगों को आज तक उनके यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला, कहीं नौकरी ही नहीं मिली, उस पूरी जाति के लोग आज तक नाली ही साफ करते रह गए, उस पूरी जाति के लोग रिक्शा ही चलाते रह गए, उनके घर से कोई ऑफ़िसर ही कभी नहीं बन पाया, उनको कोई लाभ ही नहीं मिल पाया, तो कहाँ से उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा? ये किसका काम है? ये किसका काम है इन चीज़ों को सुधारना, इन पर करना? तो ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, कास्ट सेंसस जो है इसलिए भी ज़रूरी है। अब तो ये एक डेटा था, आगे डेटा देखिए। ये तो अभी शुरुआत है डेटा दिखाने की। ये पूरा इन्होंने दिया है इसमें रिसर्च करके। ये मास्टर स्टूडेंट्स का क्या हाल है? ये देखिए, एसटी वर्ग का ये जो लेवल है इसमें आप ये देखिए, जो पहला आंकड़ा है आर्ट्स का है, तो आर्ट्स तो आपको पता है, आर्ट्स की तो कोई वो नहीं है। जो मेन जो मलाई वाले पोस्ट है, जो इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसमें ये देखिए डाटा यहाँ इतना होना चाहिए, इतना फ़िल अप होना चाहिए, इतना अधिकार है कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे अधिक मिल जाए, आप जाएँगे। जैसे जनरल वर्ग है, तो उसका 12-15% जो भी है, लेकिन वो तो 60-70% पे कब्ज़ा है उसका, 80% पे कब्ज़ा है, उतना कम होते हुए। और यहाँ पे क्या है कि आपको मिनिमम ये इतना लाइन आना चाहिए 7.5%, लेकिन इनके कितना है तो 1%, 2%, 3% इसी में सिमटे हुए हैं। ये देख लीजिए ये आप आंकड़ा देख ही रहे हैं एसटी वर्ग का और नीचे एससी वर्ग का है। ये देखिए ये। इस मिनिमम आंकड़े पर अभी कोई साइंस के जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 15% भी डेटा उनका नहीं भरा जा रहा है। ना मेडिसिन का भरा गया, मेडिसिन में तो और बुरा हाल है। ये देखिए 5 से 6%, 7% पर ये अटके हुए हैं। ये देख लीजिए। और ये देखिए साइंस टेक्नोलॉजी, किसी में भी आर्ट्स को छोड़कर बाकी के किसी भी स्ट्रीम में एससी-एसटी वर्ग को जो मिनिमम डेटा है वहाँ तक भी नहीं भरा गया है। ओबीसी का यहाँ डेटा आपको नहीं मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ओबीसी की कभी जातिगत जनगणना ही नहीं हुई। ओबीसी की 1931 के बाद से जनगणना ही नहीं हुई। अभी ये डेटा उनका और भी ज़्यादा खराब है। ये तो एससी-एसटी वर्ग को इतना कॉन्स्टिट्यूशनली इतना राइट मिला हुआ है रिप्रेजेंटेशन का, तो इतना थोड़ा बहुत आपको दिख भी रहा है 2% 4%। इस ओबीसी का तो ये डेटा ही नहीं है। ओबीसी सो रहा है, मस्त है, व्यस्त है। ओबीसी क्या सोच रहा है, अच्छा तुम लोग हमारे हनुमान जी को बोल दिए, राम जी को बोल दिए। ये देशद्रोही है, ये धर्मद्रोही हैं, ये सब नास्तिक हैं, ये सब मुल्लों के लोग हैं, ये सब ईसाई एजेंट हैं, ये सब जो है ना हमारे राम को कृष्ण। अरे भैया राम कृष्ण वो तो सेकेंडरी मैटर है, वो तो बहुत सेकेंडरी मैटर है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे घर में कोई अफ़सर क्यों नहीं बन रहा? तुम्हारे घर में ये आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधर क्यों नहीं रही? राम कृष्ण तो अलग मैटर है। क्या होता है राम कृष्ण और ये वो? हैं? आपकी आस्था है, आप गए पूजा-पाठ किए, आपको कुछ मिला कि नहीं मिला, वो सब तो चलता ही रहेगा। उसमें तो जब आपको अकल होगी तो आप सुधर ही जाएँगे, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? इन्हें क्या लग रहा है कि जो शोषक वर्ग है, जो आज तक शोषण करते आया है, उसको ये अपना हिमायती समझ लेते हैं। केवल ओबीसी ही नहीं, एससी-एसटी में भी लोग हैं। ये उसको अपना इसलिए हिमायती समझ लेते हैं, इनको क्या लगता है कि देखो इसने ना, ये नास्तिक लोग जो हैं, ये रेशनल लोग जो हैं, ये ना हमारे ईश्वरों पे इस पर आवाज़ उठा देते हैं कि भैया ये था कि नहीं था? इसका सबूत है कि नहीं है? उस पर सवाल खड़ा है। तो इनको क्या लगता है कि वो जो शोषण जो कर रहा था इनका, जो आज तक इनकी सामाजिक स्थिति बदतर कर रखा था, इनके पढ़ने नहीं दिया, इनको एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया, हर तरह से पीछे करके रखा, उनको ये अपना भाई समझने लगते हैं। किस लिए? कि वो भी राम को पूज रहा है और ये भी सोच रहे हैं कि राम को हम भी पूज रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं? खरगोश जो है, खरगोश से इसलिए दुश्मनी कर ले रहा और शेर को एक खरगोश से दुश्मनी कर रहा है और जाके गीदड़ को, लोमड़ी को अपना दोस्त समझने लग रहा है। पर उसको पता नहीं है कि वो गीदड़ और लोमड़ी जो है, आपका दोस्त कभी हो नहीं सकता है। अंतिम में आपको ही काट के खाएगा। आज तक आप ही को काट के खा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे सवाल ही नहीं है, जो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग धार्मिक आधार पर ये सोचते हैं कि ये हम लोगों के हितैषी हैं, ये हितैषी नहीं है। अगर आपको आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो कतई भी कोई भी आपका हितैषी नहीं है। यहाँ सवाल सिर्फ़ और सिर्फ़ संसाधनों का है, रिप्रेजेंटेशन का है और आपके हक अधिकार का है। जिन्होंने वंचित किया है, वो आपके हितैषी सिर्फ़ इसलिए नहीं हो सकते कि आप किसी काल्पनिक को अपना आदर्श मान लो और वो भी किसी काल्पनिक को अपना आदर्श मन रखे हुए है, इसीलिए वो आपका हितैषी हो गया, ऐसा कतई भी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी जो है, आपके हक और अधिकारों पे होनी चाहिए। सिर्फ़ इतना सा डिफ़रेंस हम आज तक न ओबीसी को समझा पाए हैं और न अन्य एससी, एसटी या अन्य गैर ब्राह्मणिकल जो लोग हैं, उनको हम समझा पाए हैं। और इसीलिए इतना सारी चीज़ें जो हैं आज तक बनी हुई हैं, इतनी ये जो दिक्कतें बनी हुई हैं। आगे देखें डेटा।
ये डेटा आज मैं बहुत सारे डेटा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, देखते जाइए ये। पीएचडी डिप पीएचडी की हालत देख लीजिए ज़रा ये जनरल वर्ग है। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये लाइन, हल्का-सा जो व्हाइट आप कह सकते हैं, व्हाइट हालाँकि नहीं है ये ऊपर वाला ये देखिए ये 70% का आंकड़ा है और 70 और ये 60 से आगे है। 60-75 के बीच में ये है टॉप रेटेड आईआईटीज़ में। यानी कि आईआईटीज़ में जो पीएचडी कर रहे हैं, जो अच्छे आईआईटीज़ हैं, उनमें जनरल वर्ग के बच्चे जो हैं कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50.5 होने चाहिए डेटा के अनुसार। लेकिन कितने हैं वहाँ पे? तो 60% से ज़्यादा 65% हैं। यानी कि जो स्टाइपेंड आती है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं, वो सारे के सारे फ़ायदे जो हैं जनरल वर्ग उठा रहा है, अपने लोगों से उठवा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं मिल रहा। मतलब पढ़ने के लिए गवर्नमेंट से आपको पैसे मिलेंगे और वहाँ पे ये कह के कि भाई क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है और उनका भी पूरा का पूरा फ़ायदा कौन उठा रहा है? जनरल वर्ग उठा रहा है। पढ़ने में भी और आरोप किस पर लगा रहा है? इन लोगों पे एससी, एसटी, ओबीसी पे लगाया जा रहा है कि ये लोग रिजर्वेशन लेते हैं। आरोप लगा के मलाई कौन खा रहा है? ये देख लीजिए। कितना होना चाहिए मैक्सिमम 50.5 और ले कितना रहा है 60% से ज्यादा। जितने फंड आते हैं वो भी फंड इनके बच्चे ले रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को नहीं दिया जा रहा है। और ये देखिए मिड रैंक आईआईटीज, ये मिड रैंक आईआईटीज है। इन मिड रैंक आईआईटीज में आप ये देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला जो व्हाइट लेवल है ये इनका आप ये देखिए 60 से थोड़ा सा कम और 50 से बहुत ज्यादा, यानी कि ये तकरीबन 58 59 के करीब में जो है सीटें, जो मीडियम रैंक्ड आईआईटीज हैं, मतलब टॉप आईआईटीज के बाद वाले जो आईआईटीज हैं उनमें पूरा ये जनरल वर्ग यहाँ बैठा हुआ है। और एससी एसटी ओबीसी में से कोई भी जो उनका मिनिमम जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, जैसे ओबीसी का 27% है तो 27% नहीं फिल किया जा रहा है, कम है। इसी तरह से जो एससी और एसटी हैं इनके भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है उनको नहीं फिलअप किया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि इनके फिलअप नहीं किया जा रहा है, ये अब इसका जो होना चाहिए 50.5 उससे ज्यादा जो है जनरल वर्ग वहां बैठ के अब मौज ले रहा है। मौज क्या ले रहा है? संसाधनों का जो चीज मिल रही है उसका फायदा उठा रहा है। अब आप ये बताइए कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, भाई कहाँ पे आपको रिजर्वेशन यहाँ मिल रहा है? आपके तो कोटे तक नहीं दिए जा रहे हैं, या किसी का कोटा से ज्यादा भर के और जो स्टाइपेंड दी जा रही है उसका फायदा उसको दिया जा रहा है। और फिर आप जो है आपको ऐसा एहसास कराया जाता है कि आप लोग बेवकूफ हैं, आप ये हैं वो हैं। तो भैया आप पर काम करेगा कौन? आपकी स्थिति कैसे सुधरेगी? पहले आपके पूर्वज को, हमारे पूर्वज को पढ़ने नहीं दिया गया, आज की डेट में हमें नकारा कह के और वो घुसने नहीं दिया जा रहा है कहीं पे। और घुस कौन रहा है? जो पहले भी कह रहा था कि हम श्रेष्ठ हैं, आज भी हैं, अब तो ईडब्ल्यूएस कोटा भी ले लिया, ये कह के कि भाई हम गरीब हैं। ये इतना भरे होने के बाद भी, ये देख लीजिए, इतना भरे होने के बाद भी इन्होंने क्या रोया आज तक कि भैया इनके यहाँ गरीब हैं, उनको हक ही नहीं मिल पा रहा है। इनके गरीबी के हक जो है वो कौन खा जा रहा था? तो यही गरीब लोग खा जा रहे थे। कौन गरीब लोग? तो ये जनरल वर्ग के गरीब लोग। क्योंकि जो एससी एसटी ओबीसी है वो तो अपना कोटा तक भी इनको नहीं मिल पा रहा था। ये तो अपना कोटा तक इनको नहीं दिया गया। इनके हक तो खाए ही खाए, अपने गरीबों का हक कौन खाया? तो वही जनरल वर्ग खा रहा। बताइए। अब फिर 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी ले लिया। इतना पूरा ये देख रहे हैं व्हाइट वाली लाइन यहाँ तक जो आ रही है, ये देख लीजिए मिड रैंक में देख लिया, आईआईएससी में देख लीजिए, आईआईएससी जो बेंगलुरु में है, ये देख लीजिए वहां पे भी ये डेटा जनरल, पूरा का पूरा जनरल भरा हुआ है। 68% जनरल भरा हुआ है। और ये देखिए एससी एसटी ओबीसी, अब उनका जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तक नहीं दिया गया है। ओबीसी का तो 52 होना चाहिए, 27% दिया गया है, वो भी नहीं भरा जा रहा है। इतनी बुरी हालत में है ओबीसी। एससी एसटी तो है ही, ओबीसी, और ओबीसी के बच्चे कहाँ मौजूद हैं? तो भैया हमारे राम पर किसने सवाल खड़ा कर दिया? तो हमारे हनुमान जी पर किसने सवाल खड़ा कर दिया जी? अरे भैया अपना पहले हक तो ले ले। ये राम जी के चक्कर में आपका जो हक खा रहा है वो आपका हिमायती नहीं होने वाला है। कृष्ण जी के चक्कर में ये जो आपका हक संसाधन खा के बैठा हुआ है वो आपका हिमायती नहीं होने वाला है। पहले भी खाया, आज भी खा रहा है। आपकी मजबूरी है कि आप जाकर जबरदस्ती उसको अपना हिमायती बन रहे हो, हिमायती समझने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह से ये नीचे ये बीएचयू में देख लीजिए, बीएचयू में हालत देख लीजिए। इसमें भी देखिए जनरल वर्ग जो है ये 50% का कोटा उठाए हुए है और एससी एसटी को घुसने नहीं दिया गया है। एससी एसटी जो हैं ये भी अपने कोटा से, विशेषकर एससी वर्ग जो है ये देखिए कि हाफ कर दिया गया है। जो इतना 50% है और उनको 7% से भी कम रखा गया है। सबसे ज्यादा बीएचयू में डिस्क्रिमिनेशन एससी वर्ग से हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट को वहां घुसने नहीं दिया जाता है। ये डेटा देखकर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा।
बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एससी वर्ग को ही वहाँ नहीं घुसने दिया जा रहा है। देखिए सीधे हाफ है उनके रिजर्वेशन कोटा का। तो ये जो हाल आप देख रहे हैं, ये आपने देख लिया, ये किसका आंकड़ा था? पीएचडी स्टूडेंट्स का था। अब थोड़ा-सा और आंकड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए, ये तो नेचर का है ना, तो अच्छे से देख लीजिए। ये फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इंडिया ज़रा देख लीजिए। ये ओबीसी है, ये ओबीसी का डेटा है, ये दलित, आदिवासी, जनरल, ये सारा चीज़ दिया गया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं, इनका आप डेटा देख लीजिए, ठीक है? ये पूरा जो जो सबसे ज़्यादा ये ब्लैंक वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका किसका है? जनरल वर्ग बैठा हुआ है, टॉप रैंक आईआईटी में। ये फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये फैकल्टीज़ की स्थिति है। देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये जो गवर्नमेंट का कोटा है रिजर्वेशन पॉलिसी उसके अनुसार ये ऑल लेवल का ये होना चाहिए। ये जो हाफ व्हाइट ब्लैंक मतलब 50% से लेकर 100% के बीच में ये ओपन कैटेगरी जिसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट आ सकते हैं ये होने चाहिए। इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से। और यहाँ पे 25-27% ओबीसी होना चाहिए। यहाँ 22% ये 15% एससी होने चाहिए और 7 साढ़े 7% एसटी होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आंकड़ा। पर रियलिटी क्या है तो ये देख लीजिए। 50% टॉप रैंक आईआईटी में ये 50 का जो डेटा है इसमें आप देख रहे हैं कि एससी, एसटी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। आप साफ-साफ यहाँ देख पा रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में तो और भी ज़्यादा कम है और प्रोफेसर में तो नदारद हैं। प्रोफेसर में ये देखिए ओबीसी, एसटी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एससी वर्ग बिल्कुल ही पॉइंट पॉइंट में है, गायब है बिल्कुल। ओबीसी का तो नामो-निशान नहीं है। ये टॉप रैंक आईआईटीज़ का आप आंकड़ा देख के क्या ये आंकड़े देख के आप लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा? बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा। ये 50 ये इस कोटा को आप देखिए गवर्नमेंट कोटा को 50 होना चाहिए इनका और बाकी के 50 में ये होने चाहिए। और क्या स्थिति है ये 50 का आंकड़ा है और देख लीजिए इधर भी आके यही बैठे हुए हैं। संसाधन नहीं हर पोस्ट पे ये लोग बैठे हुए हैं। हर जगह हर पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं दोस्तों। ये आईआईसी में स्थिति देख लीजिए 50 होना चाहिए ना ये 50 देख लीजिए प्रोफेसर में इसी तरह से पूरा प्रोफेसर का पोस्ट बैठे हुए हैं ये देख लीजिए असिस्टेंट पे एसोसिएट पे पूरे ये बैठे हुए हैं ये बिल्कुल इतने कम से। अब जरा ये बताइए कि यहाँ पे अगर आज तक 75 साल हो गए देश के और हम अपने एक इतनी बड़ी आबादी को अगर हम नहीं दे पा रहे हैं उनका हक तो भैया उन किस आधार पर ये एससी एसटी ओबीसी पीछे हैं किस आधार पर यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं उनका आधार क्या है क्या जाति उनका आधार नहीं है जाति के ही तो आधार पर वो एससी एसटी ओबीसी हैं है कि नहीं है जब हैं तो भाई साहब इनकी स्थिति सुधरेगी कैसे माइनर लेवल पर कैसे जब आप उनकी जातिगत जनगणना कराओगे तभी तो ओबीसी नहीं है वहां पे ओबीसी की आपने आज तक जनगणना नहीं कराई पता ही नहीं है आपको इसी तरह से ये मिड रैंक आईआईटीज में भी देख लीजिए 50 का ये क्राइटेरिया है और ये देखिए एससी एसटी ओबीसी कहाँ है प्रोफेसर कोटे में ये देख लीजिए सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देख लीजिए बहुत कम एसोसिएट में थोड़े बहुत हैं भी लेकिन ये 50 का आंकड़ा जो है ओबीसी तो पूरा गायब है इसी तरह से ये देख लीजिए यहाँ पे जवाहरलाल जेएनयू की हालत ये है कि जेएनयू में भी न असिस्टेंट प्रोफेसर न एसोसिएट न ही प्रोफेसर किसी में भी 50% का जो डेटा होना चाहिए वो नहीं बरकरार है किसी भी यूनिवर्सिटीज में सेंट्रल टॉप रैंक में कहीं पे भी रेशियो जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं बरकरार है हर जगह यही लोग बैठे हैं यही पैनल में बैठते हैं यही चूज करते हैं यही लोग सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन का इनका क्या क्राइटेरिया है क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं सामने और इसके बावजूद भी आज तक जातिगत जनगणना नहीं हो रही है कि कौन कौन लोग पीछे हैं कैसे उनको ऊपर लाया जाए क्या क्या प्रयास करे भाई आंकड़ा होगा तब तो प्रयास किया जाएगा ना उनके रूट पे और तब भी सब साइलेंट है क्या क्या कह रहे हैं कि भाई इससे जो है जातिवाद बढ़ जाएगा ये जातिवाद नहीं दिख रहा है ये आंकड़े जातिवाद नहीं दिखा रहे हैं कि एक ही कुछ वर्ग के खास लोग जो है पूरा सारा कब्जा किए हुए ये जातिवाद नहीं है अब वहां पे रूट कॉज पता चल जाएगा कि भाई क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं उनकी पूरी डेटा आ जाएगी तो उससे जातिवाद बढ़ जाएगा तो ये आप यहाँ पे साफ-साफ देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये हालत है। इसी तरह से ये बनारस ये टाटा ये देख लीजिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई इसमें देख लीजिए। प्रोफ़ेसर पूरा का पूरा जनरल वर्क बैठा हुआ है। एसोसिएट प्रोफ़ेसर में मुश्किल से यहाँ पे कुछ एक आध परसेंट होगा ये एससी-एसटी ओबी में से कोई इसमें न तो एससी दिख रहा है और न ही यहाँ पे कोई एसटी दिख रहा है। ओबीसी का एक आध है यहाँ पे, अब बाकी पूरा का पूरा जो है जनरल खाए हुए हैं। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ये टाटा इंस्टीट्यूट किसका है? पारसी है ना ये।
उनका है ये, देख लीजिए ये हालत है। इसी तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, तो प्रोफ़ेसर में आप देख सकते हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर में ये देख लीजिए, ओबीसी की स्थिति क्या है ही नहीं एसोसिएट में, और प्रोफ़ेसर में भी किसी में ये 50% का डेटा नहीं है, तीनों में से किसी में 50% का डेटा नहीं अप्रोच किया गया है। अच्छा, ये तो हुई इनकी बात। अब जो है फंडिंग मिसमैच, ये देख लीजिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया रिसर्च रिसर्च फंडिंग, जो रिसर्च की जो फंडिंग आती है, उसमें आप देख लीजिए कि फंड का फ़ायदा कौन ले रहा है? फंड जो आती है सबको मिलनी चाहिए। देश का फंड है ना, देश के बच्चों का भविष्य है। अमेरिका में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को क्या कहा जाता है कि ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का ये बच्चा है ये। ये बच्चा जो है वहाँ का है। अगर कोई विदेशी भी है, उनका भी बच्चा अगर वहाँ पे हो जाए, तो उसको भी उसी की प्रॉपर्टी मानी जाती है यूनाइटेड स्टेट की, और उसको वहाँ की सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं उस बच्चे को। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसको भारत की प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, भारत देश की प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, उसकी जाति की प्रॉपर्टी मानी जाती है। अगर भारत की प्रॉपर्टी मानी जाती, तो हर जाति को उसका प्रतिनिधित्व मिल गया होता। लेकिन क्या माना जा रहा है? ये ब्राह्मण का बच्चा है। ये जो है ना, ये एससी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, ये ओबीसी का बच्चा है। अब जब बच्चा भारत का होगा तब तो इक्वालिटी मिलेगी ना, हम भारतीय होंगे तब तो हमको इक्वालिटी मिलेगी ना। अभी तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण का बच्चा है तो इसका हक है भाई कि इसको ज़्यादा दो। भारत का बच्चा थोड़े है, ये तो ब्राह्मण का बच्चा है। ये भारत का बच्चा थोड़े, ये एससी बच्चा है इसको कम दो जी, ये ओबीसी का बच्चा है इसको तो कम दो जी। इसको तो राम-वाम पकड़ा दो उसी में खुश रहेगा ये। रामकृष्ण उसी में खुश रहेगा ये। कंवर-अवर पकड़ा दो उसी में मस्त रहेगा। इसको क्या ज़रूरत है ये सब जाने की? तो ये आप आँकड़ा यहाँ पे जो है ना, ये झूठ नहीं बोलते हैं। ये फंड जो आता है रिसर्च फंड का, ये आप देख लीजिए, जनरल वर्ग ये क्या दिखा रहा है, 80% फंड का फ़ायदा जो है जनरल वर्ग उठा रहा है। ये आप यहाँ पे साफ-साफ देख रहे हैं। ये क्या है? ये ध्यान से आप देख लीजिए, ये इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप फॉर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च है, उसमें 80% जो फ़ायदा फंडिंग का जनरल ले रहा है। होना कितना चाहिए? 50%, यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी को भी जो मिलना चाहिए, वो भी कहाँ जा रहा है? जनरल फ़ायदा उठा रहा है उसका। और ये है डीएसटी टेक डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर डिवीजन ग्रांट्स 2016-20, इसका आंकड़ा है। इसमें 81% का जो वो फंडिंग है, वो जनरल उठा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी की ये हालत देख लीजिए ये। 4% जो हैं एससी को मिला है, 0.4% आदिवासी एसटी को मिला है, और 16% एससी। 52% लोग को सिर्फ 16%, ये देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ 12%, और 0.7 और 6% ये देख लीजिए डेटा। यानी कि जो पैसे आवंटन एससी, एसटी, ओबीसी के पढ़ाने पर होना चाहिए, वो तक नहीं मिल पा रहा है। और ताना क्या मारा जा रहा है कि ये रिज़र्वेशन उठाते हैं, रिज़र्वेशन उठाते हैं। अरे फंडिंग तक नहीं मिल रही है। उन जगहों पर भी ये बैठ के आप रिज़र्वेशन, तो आपको कहा जा रहा है आपके रिज़र्वेशन में कोई घुस के और कोई और फंड उठा रहा है। ये आंकड़े आंकड़े झूठ बोलते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो प्राइवेट स्थिति है जहाँ पे ये आपको गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि भैया 50% में आप आओगे ही आओगे। वो अलग बात है कि ओबीसी को 27% दिया गया है, होना 54% चाहिए था, लेकिन दिया गया है सिर्फ 27%, तब भी आपको नहीं दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर का तो आप हाल ही छोड़ दीजिए दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में आपको कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, वहाँ तो हाल ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ये जो यहाँ दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि प्राइवेट वाले बुलाएँगे, अच्छा भैया आप ओबीसी से हैं, आइए, हम आपको नौकरी दे देते हैं। अच्छा आप एससी-एसटी हैं, आइए, हम आपको नौकरी दे देते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ? मुश्किल से कुछ लोग पहुँच पाते हैं, अन्यथा वहाँ तो ये पता लग जाए एससी-एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी में भी कुछ का सिफारिश होगा तो एक आध का हो जाएगा, नहीं तो घुसने ना देंगे। पूरा प्राइवेट सेक्टर आप पता लगा लीजिए किसके हाथों में है, कौन लोग गवर्न कर रहे हैं, किस जाति से आते हैं। ये कहेंगे कि भई जाति नहीं होती है, हम लोग जातिवाद नहीं मानते हैं। ये कह के सारा का सारा वही खास तरह के जाति के लोग जो हैं वहाँ पे कब्ज़ा किए हुए रहेंगे। समझ रहे हैं जी? पूरा का पूरा कब्ज़ा कर लो, और क्या करो कि कोई कह दे कि भई यहाँ पे एक ही जाति के सब लोग आ गए हैं, तो अपना-अपना सरनेम हटा दो। कह दो कि नहीं भैया यहाँ पे पहचान लीजिए कि आप पहचान ही नहीं सकते, यहाँ पे कोई जाति नहीं है। हम लोग जातिवाद मानते ही नहीं है, और पूरा का पूरा सिस्टम कब्ज़ा कर रहे हो वही कुछ पार्टिकुलर जाति के लोग। ये चल रहा है भारत में दोस्तों। इसलिए जातिगत जनगणना हो ही नहीं रही है। असल जहाँ पे चीज़ें छुपी हुई हैं, वो डेटा लाया ही नहीं जा रहा है सामने। सिर्फ़ कुछ लोग जो धनाढ्य हैं, जो पहले से भले-फरे उड़े हुए हैं, उन्हीं के डेटा हर जगह दिखाए जा रहे हैं, वही हर जगह कब्ज़ा है। कहा जा रहा है कि भारत में कोई जातिवाद की समस्या अब खत्म हो रही है ही नहीं। अब कहाँ जातिवाद है? अच्छा, ये तो हुआ डाटा, कुछ और डेटा देख लीजिए अब। आज मैं आप लोगों को डेटा ही डेटा दिखाऊँगा आज मैं। तो इसमें जो है बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक बात भी आई है। एक पीएचडी स्टूडेंट जो थी, उसने ये कहा कि एक बार वो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेकर बोली,
कि मैं वहाँ गई थी पीएचडी करने के लिए और एक जो जनरल कैटेगरी के जो प्रोफ़ेसर थे, उनसे मैंने जाकर बात किया। तो उन्होंने क्या कह दिया कि भई यहाँ पे तो आपके लिए आप रिज़र्व स कोटा से हो तो आपके लिए कुछ वो ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको कोई नहीं लेने वाला है, ऐसा कुछ कहा। ये मैं दिखा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है। आप लोग अलग से भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। बीच में ऐसा एक एक आध जगह ये सारा पूरा डिटेल से यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हुई हैं और लास्ट में तो जब ये चीज़ें तैयार हो रही थी, तो वहाँ पे वो बोल भी दिया कि जब मुझे अपना सरनेम ना लिखना पड़े, मैं ये दिखा देता हूँ ये कहाँ पे ये लिखते हैं लास्ट में। हाँ, ये कहते हैं फॉर समाधान द मार्कर ऑफ चेंज वुड बी मोर पर्सनल। द डे आई वुड बी एबल टू से माई फुल नेम विदाउट हेजिटेशन इन एन इंस्टीट्यूट, आई विल फील दैट इक्वालिटी हैज अराइव्ड, ही सेज। मतलब आप समझ रहे हैं? बंदा कह रहा है कि जिस दिन मैं बिना किसी हेजिटेशन के अपना नाम जो है सरनेम के साथ जिस दिन लूँगा मैं बिना किसी हेजिटेशन के, उस दिन आप समझिएगा कि अब इक्वालिटी आ गई है। मतलब लड़के अपना सरनेम जो है वो तक वहाँ नहीं बता सकते हैं, हेजिटेशन लगता है कि सामने वाला सरनेम सुन के, हमारी जाति सुन के हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, फ्यूचर में कैसा व्यवहार करेगा, ये चीज़ प्रैक्टिकली लोग फ़ील करते हैं, इसका यही मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है ना? तो नेचर ने बहुत खूबसूरत ये डेटा दिया है, ये रिसर्च पेपर से आप लोगों को बहुत सारे डेटा मिलने हैं, आप लोग भी इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब ज़रा आप लोग बताएँ दोस्तों कि कास्ट जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो आज तक क्यों नहीं हुई? कौन लोग इसके विरोध में खड़े हैं? वो कौन से जाति के लोग हैं जो चाहते हैं कि दूसरे की जो पिछड़ापन है, उनकी जो जो बातें हैं, वो सामने ही ना आ पाए? उनका पूरा डेटा ही ना आ पाए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कुछ उनको नौकरी मिली कि नहीं मिली, उनका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, ये डेटा ही ना आ पाए, इसको रोकने का काम कौन-सी जाति के लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो? उनको क्या घाटा हो रहा है इससे? किसी दूसरे के किसी दू कोई बीमार व्यक्ति है, उसके पूरे बॉडी चेकअप करके उसकी बॉडी में क्या-क्या खराबियाँ हैं, वो चीज़ निकाला जा रहा है, डेटा निकाला जा रहा है ताकि उन पार्ट्स को सही किया जा सके। तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों दर्द हो रहा है? और कौन व्यक्ति है उसको दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो सक्षम है, उसको अपने टैलेंट पे, अपने मेरिटोरियस है कि उसको अपने मेरिट पे भरोसा है, तो फिर उसको दर्द क्यों हो रहा है?